हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्घो मुखर्जी और मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल अकाउंट्स टीचर हूँ और मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है मुखर्जी कॉमर्स एकेडमी। और मैं अपने इस चैनल के द्वारा अकाउंट्स के हर एक टॉपिक के ऊपर छोटे छोटे करके वीडियो बनाने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा ये सब वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लाइक बटन को प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको अकाउंट्स की वीडियो बनाने बोलिए। मान लीजिए आपका घर में एक छोटा भाई भी है और छोटा भाई होने के पहले ये चीज ध्यान से सुनिएगा। छोटा भाई होने के पहले आपका मम्मी पापा जो भी सामान आपके लिए लाता था या फिर दूसरा कोई भी घर में अगर आपका आया तो आपको कुछ भी आपके लिए लाया तो वो पूरा चीज किसको मिलता था? आपको मिलता था। वो पूरा चीज किसको मिलता था? आपको ही मिलता था ना। पर छोटा भाई होने के बाद आपको वो सामान शेयर करना पड़ता है आपका छोटा भाई के साथ। अगर मान लीजिए आपका छोटे होने के पहले आपका घर में कोई भी आया, फूफा चाची कोई भी आया, तो आपको मान लीजिए 100 रुपए दे दिया तो वो पूरा 100 रुपए आपका हो गया। आप उसको अपने पॉकेट में दबा लिए। और अब क्या हुआ? छोटा भाई होने के बाद आपको तो उसके साथ शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी पापा आपको पूरा मारेगा। तो अब क्या हुआ? 100 रुपए आपको पहले पूरा मिलता था, अब आपको छोटा भाई को भी देना पड़ेगा। तो आप सैक्रिफाइस किए कि नहीं किए? देखिए आप सैक्रिफाइस किए, 50 रुपए का सैक्रिफाइस किए। और जो आपने अपना 50 रुपए सैक्रिफाइस किए वही 50 रुपए आपका छोटा भाई ने गेन कर लिया। तो आपने सैक्रिफाइस किया और आपने छोटा भाई ने क्या किया? गेन कर लिया। ऐसे ही ये समाज का नियम है कि हर समय बड़ा भाई सैक्रिफाइस करता है, छोटा आदमी क्या करता है? गेन ही करता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ? ओल्ड माइनस न्यू। यानी पहले तो आपको 100 रुपए पूरा मिलता था, तो अगर मान लीजिए हम अगर यहाँ पे 100 रुपए लिखे और बाद में आपका छोटा भाई को 50 रुपए भी देना पड़ा तो आपको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? 50 रुपए सैक्रिफाइस करना पड़ा। अगर मान लीजिए आप अपने छोटा भाई को 40 रुपए दिए, आप अपना छोटा भाई कितना दिए? 40 रुपए दे दिए। अब नया में आपको कितना मिलेगा? 60 रुपए मिलेगा। क्या कितना मिलेगा? 60 रुपए मिला कि नहीं मिला? अरे यार बाबा, आपको 100 रुपए मिला, आप अपने छोटा भाई को 40 रुपए दे दिए तो आपके पास कितना रहा? 60 रुपए रहा। तो पहले आपको मिला था 100 रुपए, भाई होने के बाद आपको मिल गया 60 रुपए। तो आपको सैक्रिफाइस कितना करना पड़ा? 40 रुपए। देखिए ध्यान से देखिए, आप जितना सैक्रिफाइस किए आपको छोटा भाई उतना ही क्या हुआ? गेन हुआ। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ? ये तो हम एक इजी तरीका से आपको बता दिए। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिए। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या बोले हम? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अब बताइए ओल्ड का मतलब क्या हुआ? ओल्ड, ये अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले ए और बी दोनों पार्टनर कौन सा रेशियो में अपना प्रॉफिट को डिवाइड करते थे? 1:1। यानी ये हो गया हमारा ओल्ड वाला रेशियो, ओके। और ये हो गया हमारा न्यू वाला रेशियो, 1:1:1। समझ में आ गया या नहीं आया? समझ में पूरा आ रहा है ना? अब ओल्ड रेशियो में कितना था? 1:1। यानी अगर ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है देखे तो ए कर रहा है 1/2, पहले उसको मिलता था, और सी आने के बाद उसको मिले कितना? 1/3। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब नीचे आया 6, 3, 2, कितना आया? 1/6 आया, ओके। बी को कितना मिलेगा? देखिए ध्यान से, वही आया 1/2, उसको पहले मिलता था, 1/3 आया। अगर करेंगे तो आपको ये पे 1/6 ही आएगा। तो उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा बोलिए तो? शॉर्टकट में लिख रहे एसएसी रेशियो कितना आएगा आपका बोलिए तो? 1/6:1/6 यानी 1:, कितना मजा का बात हुआ ना। ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुआ? इक्वल हो गया यहां पे। क्लियर हुआ? बच्चा लोग क्या करता है? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो बहुत समय इक्वल हो जाता है। अगर आपको
जो रेशियो है, न्यू रेशियो में ओल्ड पार्टनर का रेशियो का चेंजेस नहीं होता, तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा इक्वल रहता है। और इसी कॉन्सेप्ट में क्या करता है बच्चा लोग, क्वेश्चन पेपर में जब वो बोर्ड का एग्जाम हो या फिर बीकॉम का एग्जाम हो, तो उसमें वो लोग क्या करता है, ये एजम्पशन कर लेता है कि ये तो सेम ही होगा, तो बनाना हमको नहीं पड़ेगा। अगर कुछ टीचर चाहता है कि वो अगर आपका मार्क्स पूरा काट सकता है, अगर टीचर को लगेगा कि हम उसको बंदे को मार्क्स नहीं देंगे तो वो आपका पूरा मार्क्स काट सकता है। कहा कि आप लोग जो सिलेबस है उसमें आपको ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये पूरा चीज आपको वर्किंग में करके दिखाना पड़ेगा। नहीं तो टीचर ये भी एजम्पशन कर सकता है कि आप आपके बगल वाला बच्चे से पूरा कॉपी कर लिए एग्जाम में। ओके, तो एक चीज ध्यान में रखिए, आपको कोई भी एजम्पशन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा कि ये है तो वो है, हम नहीं करेंगे। आपको पूरा चीज एकदम ठीक तरीके से, एकदम पूरा नीट एंड क्लीन तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा आंसर शीट में। क्लियर? तो हम लोग देखिए कैलकुलेशन न्यू पीएसआर सीख गए, हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीख गए, और हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए ये जो पोर्शन है अलग से, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इस पोर्शन में क्या बोला जाता है, बेसिकली आपका मैथ शुरू होता है यहां से, रिवैल्यूएशन से। ये जो पिछला जो पार्ट था हम पढ़ाए थे, उसमें सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैथ एक्चुअली शुरू होता है यहां से। पर जो हम कराए, जो हम पहले जो टॉपिक डिस्कस किए, उसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा। अगर वहां पे अगर आप कोई भी चीज स्किप कर गए ना, तब आपको दिक्कत हो सकता है। क्या कि यहां पे जो जो चीज हम आपको बोले वो सब चीज आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा, ताकि वो बेसिक है मैथ का। हालांकि शुरू होता है यहां से चैप्टर, मतलब जो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा वो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही देना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, ये चीज ध्यान से समझिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, या पर्सनल अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है हम लोगों का रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, वेरी गुड। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ मेरा, नॉमिनल अकाउंट हुआ। क्या अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। अब बोलेंगे क्यों हुआ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल। देखिए ध्यान से, कोई भी एसेट उसका अगर वैल्यू इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, क्या बोले हम, कोई भी एसेट जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इसका अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है, यानी उसका वैल्यू अगर घट जाता है या बढ़ जाता है, तो जितना घटा गया उसका वैल्यू घटाया गया, या फिर उसका वैल्यू जितना इंक्रीज किया हुआ है वही वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है। ये सिर्फ एसेट के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है, ये लायबिलिटी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। यानी एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू जितना, हम मेरा बात ध्यान से सुनिए, हम बोले क्या, एसेट्स और लायबिलिटी ये दोनों का ही जितना जितना वैल्यू आपका इंक्रीज हुआ या जितना जितना वैल्यू डिक्रीज हुआ, दोनों का ही इफेक्ट आएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब सोचिए ये क्यों किया जाता है। मान लीजिए ए और बी दोनों पार्टनर हैं, सी को वो दोनों एडमिट करा रहा है कि एज ए पार्टनर। ध्यान से सुनिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ए और बी दोनों क्या है, ए और बी दोनों क्या है, बिजनेस का पार्टनर है। सी एक अलग बंदा, वो बिजनेस में आ रहा है। तो ए और बी उसका जो बैलेंस शीट है, जो दोनों ओल्ड पार्टनर का जो बैलेंस शीट है, उसमें बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब तो है बैलेंस शीट में। तो बिल्डिंग और मशीनरी, मान लीजिए उसका बिल्डिंग का वैल्यू आज से 50 साल पहले, आज से मान लीजिए 20 साल पहले ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था। उस बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, बिजनेस में दिखाया गया, यानी बैलेंस शीट में दिखाया गया 2 लाख का वैल्यू।
हालांकि उसका बिल्डिंग का वैल्यू अब इंक्रीज होते उसका 2 लाख का एसेट का वैल्यू हो गया 2 करोड़ रुपए। ये कॉमन सा चीज है। 2 लाख का एसेट का वैल्यू कितना हो गया 2 करोड़ रुपए। अगर इस समय सी बिजनेस में आ जाता है, कौन आता है बिजनेस में? सी अगर बिजनेस में आ रहा है तो सी भी तो एसेट का मालिक बन जाएगा। तो इसी चक्कर में ए और बी क्या डिस्कस कर लेता है सी आने के पहले कि जो जो एसेट का वैल्यू है ओरिजिनल फिगर, मान लीजिए 2 लाख का उसका एसेट था, 2 लाख का एसेट था, मान लीजिए 20 लाख हो गया उसका एसेट का वैल्यू। कितना हो गया? 20 लाख हो गया। कितना हो गया बोले? 20 लाख। तो इंक्रीज कितना किया? 18 लाख इंक्रीज किया, 18 लाख। तो वो 18 लाख जो एसेट का वैल्यू इंक्रीज किया वो कौन दोनों के वजह से इंक्रीज किया? ए और बी के वजह से। सी के वजह से तो नहीं किया ना, क्योंकि सी तो अभी एडमिट ही नहीं हुआ पार्टनरशिप बिजनेस में। तो ए और बी डिसाइड कर लेता है जो 18 लाख का ये जो प्रॉफिट हुआ, एसेट बनने से क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस? ध्यान से सोचिए। अगर आपका एसेट, अगर आपके पास 5 रुपए है अगर पॉकेट में और अभी आपको और 2 रुपए मिल जाए तो आपके पास कितना हुआ? 7 रुपए हुआ। तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ। तो एसेट इंक्रीज होने से आपको प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है? प्रॉफिट होता है। तो हम यहाँ पे ये रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्या बोले अभी? क्या अकाउंट बोले अभी? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या है ना, अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो वो कौन सा साइड में आएगा? अगर एसेट अगर इंक्रीज करता तो कौन साइड में? क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसीलिए हम बाय एसेट इंक्रीज बोल के यहाँ पे लिख के रखे। अगर मान लीजिए आपके पास अभी एसेट आपके पॉकेट में 10 रुपए है, कितना रुपए है? 10 रुपए है। 3 रुपए हम ले लेते हैं आपसे, तो आपके पास कितना रहेगा? 7 रुपए रहेगा। तो आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस का मतलब क्या होता है? लॉसेस सर क्या होता है? डेबिट होता है। ये तो हम बचपन में क्लास 11 में सीखे थे। डेबिट हुआ। तो अगर लॉस होता है तो हम एसेट का लॉस होता है तो क्या लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। इसीलिए हम देखा हम टू एसेट डिक्रीज बोल के लिखे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बच्चा लोग ऐसा ध्यान रखता है कि इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, एसेट डिक्रीज हुआ तो डेबिट। अरे उसका पीछे लॉजिक तो समझो। समझ में आ रहा है? ये एक कौन सा अकाउंट बोले हम? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। यानी अगर इंक्रीज हुआ, अगर आपको प्रॉफिट हुआ, एसेट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आप क्या होता है? क्रेडिट। एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होता है? डेबिट होता है। समझ में आ गया? इसका मतलब मान लीजिए आपका 2 लाख का बैलेंस शीट में एसेट है और वो रिवैल्यूड होके उसका वैल्यू निकला 20 लाख। तो कितना आपका प्रॉफिट हुआ? 18 लाख का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? अब ए और बी दोनों मिलकर ये डिसाइड करता है कि बाबू सी आने से पहले ये 18 लाख का प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपना पसीना, माथा का पसीना कहां पे? पैर में आके गिरा। ठीक है, तब हमको ये बिजनेस करके मजा आया और उसमें हमको 18 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो हम ये 18 लाख का प्रॉफिट सी को काहे देने जाएंगे? समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि हमको तो बाबा पूरा 20 साल लगा ये 2 लाख के एसेट को 20 लाख में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 18 लाख का प्रॉफिट हम इसको काहे देना जाएंगे सी को? तो हम क्या करेंगे ना, वो जो 18 लाख का प्रॉफिट हुआ था ना, तो वो प्रॉफिट को हम क्या, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में चार्ज कर देंगे। इसमें चार्ज कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट बोल के चार्ज कर देंगे। समझ में आ गया? अब एक चीज बोलेंगे, मान लीजिए बैलेंस शीट में बोला गया फर्नीचर का वैल्यू है 6 लाख। फर्नीचर वैल्यू कितना हुआ? 6 लाख। और हालांकि अभी फर्नीचर को अगर आप बेचने जाए तो उसका रिवैल्यूड अमाउंट आएगा मान लीजिए 5 लाख। कितना आएगा? 5 लाख आएगा। 6 लाख का एसेट अब बिजनेस बैलेंस शीट में दिखा रखे मगर अगर आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 5 लाख। तो आपको कितना कम मिला? 1 लाख। तो ये आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस आप कहां पे लिखेंगे? लॉसेस आर डेबिट। तो यहां पे आप रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड में लिख दीजिए 1 लाख। कितना लिखेंगे? 1 लाख। हम क्या बोले? जितना आपका प्रॉफिट हुआ, जैसे 2 लाख का सामान आपको 20 लाख हुआ तो 18 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 6 लाख का सामान 5 लाख में कन्वर्ट हुआ तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? 1 लाख। तो जितना प्रॉफिट हुआ और जितना लॉस हुआ वही आएगा आपको यहां पे। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यहां पे आपको लिखना पड़ेगा था 1 लाख रुपए। ऐसा मान लीजिए कोई भी बैलेंस शीट में मान लीजिए कोई भी लाइबिलिटी उसका वैल्यू मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर्स का वैल्यू है अगर 6 लाख।
कितना वैल्यू हुआ? 6 लाख। कितना वैल्यू हुआ? 6 लाख। कोई भी बंदे के पास अगर क्रेडिटर्स के पास अगर पैसा देने जाते हैं तो देखते हैं कि एक क्रेडिटर्स ऑलरेडी मर गया। क्या हुआ? एक क्रेडिटर्स मर गया। अब उसको पैसा आप देने का जरूरत नहीं है, काहे कि उसका कोई आता पता भी नहीं है, उसका बीवी बच्चा का भी कोई खोज नहीं है कि जाके आप उसको पैसा पहुंचा पाए। तो वो पैसा तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आपका मान ले हम कितना बोले, आपका क्रेडिटर्स कितना बोले? 6 लाख बोले। वही तो 6 लाख का क्रेडिटर्स था और वो जो बंदा मर गया उसका वैल्यू मान लीजिए अभी आपका होगा 20,000 का वैल्यू। कितना हुआ? 20,000 का वैल्यू। तो 20,000 रुपए आपको देना नहीं पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स को अगर पैसा नहीं देना पड़ा तो समझिए एक चीज, वो आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखिए आपका बाय लायबिलिटी डिक्रीज करके लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? तो आपका लायबिलिटी था 6 लाख का, 20,000 घट गया तो आपका लायबिलिटी डिक्रीज किया। तो जितना डिक्रीज करेगा यानी 20,000 का डिक्रीज किया तो 20,000 आप सिर्फ यहां पे लिखेंगे। ओके। अब मान लीजिए आपका कोई भी लायबिलिटी 10,000 का है। कितना का है लायबिलिटी? 10,000 का है। कितना का लायबिलिटी है? 10,000 का। अब वही लायबिलिटी अगर रिवैल्यूड होके आता है तो उसका वैल्यू निकल के आ गया 15,000। कितना आया? 15,000। तो लायबिलिटी यहां पे इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? इंक्रीज किया। अगर लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा? नुकसान हुआ। तो नुकसान का मतलब क्या हुआ? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट में। देखिए टू लायबिलिटी इंक्रीज लिखा हुआ है। कितना लिखेंगे? 10,000 या 5,000? 5,000 लिखेंगे, क्योंकि जितना आपका नुकसान हुआ वही वैल्यू आएगा, जितना आपका प्रॉफिट हुआ वही वैल्यू आएगा। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा। अगर क्रेडिट साइड क्या? प्रॉफिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट साइड। अगर प्रॉफिट साइड ज्यादा हुआ और लॉस कम हुआ तो आपका प्रॉफिट साइड यानी इनकम साइड, अगर इनकम साइड आपका ज्यादा हुआ और एक्सपेंसेस साइड अगर आपका कम हुआ तो आपको प्रॉफिट हुआ रिवॉल्यूशन में। मान लीजिए यहां पे आपका 100 रुपए आया। कितना आया? 100 रुपए आया। ठीक है, ये दोनों है, ये दोनों को जोड़ के इसको मत अभी कंसीडर कीजिए। ये दोनों को जोड़ के आपको कितना आया? 100 रुपए। यहाँ पे आप 100 रुपए लिखे, यहाँ पे भी 100 रुपए लिखेंगे बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे मान लीजिए आपका ये 15 रुपए का है और ये 15 रुपए का है, तो 100 से 15 घटा दीजिए। कितना हुआ? 30 रुपए घटा दिए तो कितना आया? 70 रुपए आया। ये 70 रुपए आपका क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। क्या है आपका? प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। ये प्रॉफिट ऑन जो रिवॉल्यूशन होगा ना, ये ओल्ड पार्टनर में, ध्यान से मेरा बात सुनिए, ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो के हिसाब से बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल और ए और बी लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे, और ये ओल्ड पार्टनर्स में हम लोग कौन सा रेशियो में बांटेंगे? देखिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए ओल्ड रेशियो में, और इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से बांट देंगे। समझ में आ गया? यानी यहाँ पे अगर 70 रुपए आया तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1। तो कितने में बांटेंगे हम इसको? 35 और 35 रुपए में। समझ में आ गया? अगर यही चीज अगर हम बोलते हैं, अब इस बार इसको मत कंसीडर कीजिएगा। हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका आ गया 100 रुपए। कितना आया? 100 रुपए। ये तो आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस का साइड हुआ, डेबिट साइड। ये लॉस कितना आया आपका? 100 रुपए। कितना आया आपका? 100 रुपए। और यह आपका इनकम का साइड है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका आया 40 रुपए। कितना आया? 40 रुपए। 40 रुपए। तो 100 से 40 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 60 रुपए आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय, यहाँ पे लिखते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल। अगर प्रॉफिट होता तो लॉस होता तो क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आ रहा है? अब बाय पार्टनर्स कैपिटल बोल के ए और बी, यानी फिर से आपको ओल्ड पार्टनर में ही उसको डिवाइड करना पड़ेगा। कौन सा रेशियो से? हम यहाँ पे लिख दे, देखिए ओल्ड रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो कितना था? 1:1। यानी 100 रुपए आपके प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ, और आपका एक्सपेंसेस कितना हुआ? 40 रुपए। तो बचा कितना? 60 रुपए। वो 60 रुपए को आपको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 रुपए को अगर 1:1 से डिवाइड करेंगे तो ए को मिलेगा 30 रुपए, बी को मिलेगा 30 रुपए। यहाँ पे देखिए ओल्ड पार्टनर लिख दिए हम, ओल्ड पार्टनर, और यहाँ पे जो आपका रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो ही होगा, और इसको लॉस की तरह कंसिडर किया जाएगा। समझ में आ गया?
एक चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक साथ एक मैथ में प्रॉफिट या और लॉस एक साथ नहीं निकल पाएगा। अगर आइदर ये प्रॉफिट निकलेगा और ये लॉस निकलेगा। इतना दूर तक समझ में आ गया आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोगों को बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लीजिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को स्टेप 1 मान के चलते हैं मैथ का, तो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोगों का स्टेप 2। तो उसमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले आपको क्वेश्चन पेपर जो दिया जाएगा उस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया जाएगा। उस बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स है, यानी जो बंदा लोग पहले से ही बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा था, उस बंदे लोगों का ओपनिंग कैपिटल उसमें प्रोवाइड किया हुआ जाएगा। मान लीजिए जो बैलेंस शीट रहेगा उसमें दिया जाएगा ए का कैपिटल कितना था और बी का कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल। उस ओपनिंग कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में पहले आप लोगों को उसका अमाउंट देना पड़ेगा, या ऐसे बाय बैलेंस बीडी बोल के, बाय बैलेंस बीडी बोल के जो ओल्ड पार्टनर से ए और बी, यहां पे हम लोग एक एजम्पशन कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स का नाम है ए और बी, जिससे आप लोगों को समझने में और भी आसानी हो जाए। ए और बी का जो ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, उसमें ही ये अमाउंट दिया जाएगा। उसको देख के आपको सिर्फ यहाँ पे आपको उसका अमाउंट पुट करना पड़ेगा। सी के घर में कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी तक सी बिजनेस में नहीं आया है एज ए पार्टनर। ओके, ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद अगर क्वेश्चन पेपर में जो बैलेंस शीट प्रोवाइड किया जाएगा, अगर उसमें कुछ रिजर्व दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? रिजर्व। अगर उसमें कुछ जनरल रिजर्व वगैरह दिया जाएगा तो वो रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी हर साल अपना बिजनेस करते करते कंपनी या फार्म जो प्रॉफिट अर्न करता है वो पूरा प्रॉफिट वो अपना पार्टनर्स लोगों में डिवाइड नहीं करता। उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन वो अलग से अपने पास रख देता है, जिसको हम लोग रिजर्व मानते हैं। और कंपनी अगर इन फ्यूचर कोई भी परेशानी उसको उठाना पड़ता है या फिर मान लीजिए कोई भी फिनेंशियल उसका लॉस होता है, तो वो लॉस को मेक ओवर करने के लिए वो अपना रिजर्व का पैसा का यूज कर सकता है। तो रिजर्व का मतलब क्या हुआ? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये ए और बी, ये जो दोनों बंदा है, मान लीजिए ये 20 साल से अपना बिजनेस करता था, तो 20 साल से वो लोग हर साल अपना प्रॉफिट का पूरा नहीं ड्रॉ करके कुछ कुछ पोर्शन अपना प्रॉफिट का वो रिजर्व में क्रिएट करके उसको पैसा रिजर्व में जमा करता रहा। तो ये रिजर्व क्या हुआ? टाइप ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही हुआ ना। जो प्रॉफिट का जो पोर्शन पार्टनर्स लोग अपने में खुद वो लोग ड्रॉ नहीं किया बिजनेस से, उसको बिजनेस में रिटर्न करके रख दिया, उसको बोलते हैं रिजर्व। तो ये जो रिजर्व का पैसा है, इसके ऊपर पूरा हक और राइट कौन बंदा का है? ए और बी का। अगर सी आने के बाद भी ये अगर पैसा रह गया तो उसमें किसका हक हो जाएगा? सी का भी हक हो जाएगा। तो ए और बी डिसाइड करते हैं कि देख भाई, ये प्रॉफिट का पूरा हकदार कौन लोग है? हम लोग हैं। तो एक काम करते हैं, सी आने के पहले ही हम लोग ये प्रॉफिट को हम लोगों का जो रेशियो चल रहा है अभी भी, यानी ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए क्या होता है, रिजर्व जो एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का पैसा ओल्ड पार्टनर यानी ए और बी, ये दोनों पार्टनर उन लोगों का जो ओल्ड रेशियो है वो ओल्ड रेशियो में बांट लेगा। समझ में आ गया? इसलिए हम देखो बाय रिजर्व बोल के क्या लिखे? ओल्ड बोल लिखे। ओल्ड का मतलब आप दो प्रकार से समझ लीजिए, एक होता है ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा और कौन सा रेशियो बटेगा? ओल्ड रेशियो में। इसलिए देखिए यहाँ पे नया पार्टनर के घर में कुछ नहीं मिला है। इसको समझ में आ गया? ये दोनों टॉपिक आपको ओके, इसको हम ऐसे टिक कर दे रहे हैं। ओके, ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया। 3 नंबर टॉपिक है
कि मान लीजिए कि आपका बिजनेस में रिजर्व छोड़ के भी कुछ अलग से प्रॉफिट एंड लॉस बोल के भी दिखाया गया हुआ है, ठीक, रिजर्व के नीचे, यानी बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड कौन सा साइड होता है बच्चों? क्रेडिट साइड। क्या कौन सा साइड बोले हम? क्रेडिट साइड। और प्रॉफिट होता है तभी ना हम उसको क्रेडिट बोलते हैं। एक्चुअल में आप क्या करते थे? क्लास 11 में आप क्या करते थे? क्लास 11 में आपका नेट प्रॉफिट निकलता था फाइनल अकाउंट में, उस नेट प्रॉफिट को आप कैपिटल के साथ जोड़ देते थे। तो कैपिटल भी तो लायबिलिटी साइड में रहता था, तो कैपिटल के साथ जोड़ो या फिर उसको अलग से उसके नीचे दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस बोल के, उसका मतलब तो एक ही हुआ ना। अगर बैलेंस शीट में, अगर ध्यान से मेरा बात सुनिए, अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बोले हम? अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस बोल के कुछ दिखाया जाता है क्रेडिट साइड में या लाइबिलिटी साइड में, तो लाइबिलिटी साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है तो उसका मतलब होता है आपका, वो आपका क्या हुआ? लॉस है। क्या है आपका? वो, सॉरी गलत बोल दिया, प्रॉफिट है। क्या है वो? प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट भी किस, उस प्रॉफिट के ऊपर हक किसका रहेगा? ओल्ड पार्टनर का रहेगा। तो वो जो प्रॉफिट बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में है, उस प्रॉफिट में हक किसका है? उस प्रॉफिट में हक है आपका ओल्ड पार्टनर का। तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में हम फिर से बोल रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, इसको कहे समझिए बढ़िया से। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट और लॉस है ना, उसमें हक किसका है? उसमें हक ओल्ड पार्टनर्स का है। इसीलिए वो अमाउंट ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। कौन सा रेशियो से बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से बढ़ जाएगा। और देखिए यहां से ध्यान देने वाला बात, यहां पे क्रेडिट लिखे, क्रेडिट का मतलब हुआ क्या? और बहुत समय क्या लिखा रहता है ना, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का, फिर से बोल रहे हैं, बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अलग से दिखाया जाता है, बैलेंस शीट का कौन साइड बोले? क्रेडिट साइड या लाइबिलिटी साइड। कौन सा साइड? क्रेडिट साइड या लाइबिलिटी साइड में अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के दिखाया जाता है तो उसका मतलब भी प्रॉफिट होता है। इसीलिए हम उसको क्रेडिट अलग से लिख के रखे कि आपको बाद में जाके कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। समझ में आ रहा है? पूरा चीज आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब बढ़िया से इसको देखिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो बैलेंस शीट क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, आपको जो बैलेंस शीट क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, उसका क्रेडिट साइड या लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख के डेबिट साइड, कौन सा साइड बोले हम? ध्यान से सुनिए बच्चों, डेबिट साइड या एसेट साइड में, कौन साइड बोले हम? डेबिट साइड और एसेट साइड में भी प्रॉफिट और लॉस दिया जा सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? वो लॉस हुआ। क्या हुआ? वो लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ सर? देखियो, देखो बढ़िया से ये समझो कि आप जो नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है, वो आप क्या करते थे? उस अमाउंट को आप कैपिटल के साथ जोड़ते थे। तो कैपिटल के साथ आप नहीं जोड़ के भी अगर आप अलग से दिखाते हैं उसका नीचे, तो वो तो क्रेडिट साइड में ही आया। अगर आपका नुकसान होता तो ध्यान से समझिए, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में नुकसान होता था, लॉस आता था, तो वो आपका बाई साइड में आता था। प्रॉफिट एंड लॉस में बाई नेट लॉस बोल के आप लिखते थे, और वही नेट लॉस का अमाउंट आप कैपिटल में जाके क्या करते थे? लेस करते थे। क्या करते थे? लेस करते थे। काहे ना, अगर नेट प्रॉफिट होता था तो आपका कैपिटल इंक्रीज होता था। प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से आप उसको इंक्रीज करते थे, ऐड करते थे। और लॉस होता था तो आप उसमें क्या करते थे? लेस करते थे। क्या करते थे? लेस करते थे। काहे कि लॉस होने से कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज करता है या घट जाता है? घट जाता है। तो लेस करता था। इसीलिए तो अगर आप उसको लेस करते हैं, तो अगर आप उसको कैपिटल के साथ नहीं लेस करके भी आप उसको सेपरेटली बैलेंस शीट का डेबिट साइड में भी दिखा सकते हैं। मेरा बात आपको ध्यान समझ में आ रहा है ना? हम क्या बोल रहे हैं? बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखते थे ना लायबिलिटी साइड में, आप लॉस को उससे लेस कीजिए, उसका जो मतलब आएगा, उसको लॉस को अगर लेस नहीं करके अगर आप बैलेंस शीट का एसेट साइड में भी दिखा देते, किस साइड में दिखा देते हैं? एसेट साइड में भी दिखा देते हैं, तभी भी उसका बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। क्या कि कैपिटल से लेस करने का जो मतलब होता है, बैलेंस शीट का ऑपोजिट मतलब एसेट्स दिख में अगर उसको दिखाते हैं तो भी सेम मीनिंग उसको समझ में आता है।
तो वो लॉस का मतलब हुआ, वो उसका मतलब क्या हुआ, लॉस। यानी बैलेंस शीट में अगर क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में अगर क्रेडिट साइड या लायबिलिटी साइड में अगर प्रॉफिट रहा तो उसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और बैलेंस शीट में अगर पीएल बोल के क्रेडिट साइड में नहीं रख के कुछ भी अमाउंट डेबिट साइड में प्रोवाइड किया हुआ हो तो उसको हम क्या मानेंगे, वो हमारा लॉस हुआ। क्या हुआ, वो हमारा लॉस हुआ। तो अगर जिस्ट निकल के क्या आया कि बैलेंस शीट उसका क्रेडिट साइड में पीएल लिखा है तो उसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटी साइड में क्रेडिट लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और बैलेंस शीट उसका एसेट साइड या डेबिट साइड में पीएल लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस से क्या होता है, डेबिट होता है। लॉस क्या होता है, डेबिट होता है कि नहीं होता है, इसीलिए उसका बैलेंस शीट का डेबिट साइड यानी एसेट साइड में लिखा हुआ रहता है। तो जैसे हम इन लोग यहाँ पे पीएल या प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में बांट दिए, अगर कुछ लॉस रहेगा तो उसका भी हकदार कौन होगा, ओल्ड पार्टनर ही ना होगा, न्यू पार्टनर तो उसका नहीं लेगा। तो उसको भी हम क्या करेंगे, लॉस को भी हम ओल्ड, अगर देखिए एक साथ दोनों नहीं रह सकता, अगर आइदर प्रॉफिट रहेगा या फिर लॉस रहेगा। अगर प्रॉफिट रहेगा तो बाई साइड में बांट देंगे, ताकि प्रॉफिट बांटने से कैपिटल क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट बांटने से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, प्रॉफिट अगर देंगे तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट देने से क्या कैपिटल इंक्रीज करेगा। और कैपिटल क्या बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या हुआ, कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में और घट जाता है तो डेबिट साइड में। समझ में आ रहा है अब। तो प्रॉफिट देने से कैपिटल बढ़ जाएगा तो उसको बढ़ा दीजिए यहाँ पे, और लॉस होने से कैपिटल घट जाएगा तो उसको घटा दीजिए इस साइड में। यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर में बटेगा ओल्ड रेशियो से एज ए लॉस, यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता है तो ओल्ड पार्टनर में बटेगा एज ओल्ड रेशियो से, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में रहेगा तो उसका मतलब प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गया इतना दूर तक पर बात। तो ये चार्ट तो हो गया। अब रिवैल्यूएशन वाला, अगर मान लीजिए रिवैल्यूएशन थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका रिवैल्यूएशन में अगर आपका प्रॉफिट होता है, क्या होता है, अगर आपका रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो बढ़िया से समझिए ये बात को। अगर आपको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होने के चक्कर में आपका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा। अगर कैपिटल इंक्रीज करेगा तो कौन सा साइड में आएगा, कैपिटल क्रेडिट में, तो कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन। देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए हम यहाँ पे लिख दिए प्रॉफिट। क्या लिखे हम यहाँ पे, प्रॉफिट लिखे, और बगल में क्या लिखे, ओल्ड भी लिख दे। इस ओल्ड का मतलब क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट हुआ ना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ ना, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जहां पे ऐसे ए के बगल में हम जो अमाउंट लिखे, बी के बगल में जो अमाउंट लिखे, वही अमाउंट उन दोनों का कैपिटल अकाउंट में भी चला जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए रिवैल्यूएशन लिखे थे टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल मतलब क्या आएगा, बाय रिवैल्यूएशन बोल के आएगा, उल्टा आएगा ना, वाइस वर्सा आएगा ना। समझ में आ गया ना। बाय रिवैल्यूएशन केवल क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। तो प्रॉफिट ओल्ड का मतलब क्या हुआ, ओल्ड पार्टनर में यही प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से यह प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सर ये तो लॉस भी हो सकता है। हाँ बेटा एकदम ठीक बोले। बाय पार्टनर्स कैपिटल में ए और बी बोल के जो आया, जो ए और बी बोल के जी यहाँ पे लॉस को हम बांटे हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल में, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में सेम अमाउंट आ जाएगा टू बोल के, क्या बोल के आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल के आ जाएगा। क्या बोल के आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल के लॉस आ जाएगा, और वही लॉस भी ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे ओल्ड लिख के आप लोगों की सुविधा के लिए लिख के रखे हैं, क्या कि इसका मतलब ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो से। क्या बोले, ओल्ड पार्टनर बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो से, ओल्ड पार्टनर बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो से। तो प्रॉफिट हुआ तो ओल्ड पार्टनर में बढ़ेगा, लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर में बढ़ेगा। प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन बोल के इंक्रीज करा दिए, और लॉस हुआ तो कैपिटल घट जाएगा, तो हम टू रिवैल्यूएशन बोल के यहाँ पे लॉस को लिख दिए। समझ में आ गया मेरा बात। दोनों केस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केस में ही आपको ओल्ड पार्टनर में यही अमाउंट को बांटना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर में, ध्यान से मेरा बात सुनिए, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से ही ये अमाउंट बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब इतना तक तो जो नया बंदा था आया था बिजनेस में, उसके घर में हम कुछ भी नहीं लिखे थे। अब जो नया बंदा आएगा वो तो कैपिटल देगा,
उस वो तो ऐसा तो कोई बात नहीं कि वो फिल्म स्टार वाला कोई हीरो हुआ या हीरोइन होगा। और हीरो व हीरोइन हुआ तो हमको कोई उससे लेना देना नहीं, हम तो बाबा बिजनेस करने के लिए आए थे। तो अगर हमारा बिजनेस में आना चाहते तो आपको तो पूरा बाकायदा पूरा पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आप जो पैसा देंगे तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल, और आप जैसे ही कैपिटल लाएंगे तो आपका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली बाबू इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने से कैपिटल क्रेडिट आइटम है तो इंक्रीज करेगा, तो उसका बाय साइड में आएगा बाय कैश बोल के। क्या बोल के आएगा बाबू, बाय कैश बोल के आएगा। बाय कैश बोल के यहाँ पे कैपिटल पूरा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ए का जो घर है उसमें कुछ नहीं आएगा, बी का जो घर है कुछ नहीं आया, सिर्फ जो नया बंदा आया था सी या डी जो भी है, जो भी बंदा आया उसके घर में हुआ अमाउंट पूरा हम बिठा देंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो नया बंदा आया ना, जो नया बंदा आया वो बंदा तो बोला कि बाबू हम तो पूरा कैपिटल दे दिए, अब तो हम बिजनेस का क्या हो गए, पार्टनर हो गए। तो ओल्ड पार्टनर बोलेगा रुको सबर तो करो, काहे बोलो तो काहे कि वो लोग जो नया बंदा जो आया उससे वो लोग बोलेगा हम लोगों का प्रीमियम तो दो गुडविल वाला। अब नया बंदा बोलेगा कौन सी का प्रीमियम, बोले बाबू ये जो 20 साल से हम लोग दोनों बिजनेस कर रहे हैं, आप तो आके पूरा गुड़ खा के चले जाएंगे तो पैसा कौन देगा, आप तो सिर्फ प्रॉफिट लेके घर में चले जाएंगे। बिजनेस तो ऐसा नहीं चलता, हम लोग ये बिजनेस को ई मकाम तक लेके आए, आज इसका इतना रेपुटेशन हो गया, गुडविल वगैरह चल गया हो गया इतना, आप तो सिर्फ पैसा दिए बिजनेस में आने का, और हम लोग जो अलग से उसमें जो ये किए हार्ड वर्क किए कि बिजनेस को इस ऊंचाई तक लेके जा पाए, आज उसके इतना नाम हुआ, गुडविल हुआ, उस गुडविल का पैसा कुछ दीजिए। आप तो सिर्फ जितने एसेट का मालिक हुए उसका पैसा दीजिए। जो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क हम दो ओल्ड पार्टनर मिलके किए, ए और बी हम दोनों ने किए, उसका तो कुछ पैसा दीजिए अलग से, नहीं तो कैसे चलेगा। हम लोग तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी तो दिए थे बिजनेस को, जिससे बिजनेस आज इतना छोटा से इतना बड़ा तक हो गया। तब जो सी बंदा है वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देगा। क्या देगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देगा, और वो एक्स्ट्रा पैसा जो देगा उसको बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोला जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को, क्या बोले हम, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को जो नया बंदा देगा, जो अमाउंट नया बंदा देगा, वो नया बंदा वाला अमाउंट को आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हम पहले सिखा दिए इस वीडियो में, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करके जो नया बंदा जो प्रीमियम फॉर गुडविल देगा वो कैलकुलेट करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर में। क्या बोले हम, फिर से बोलते हैं, ये जो नया बंदा है ना सी, समझ रहे हैं ना, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल देगा, जो लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अलग से, वही अमाउंट को आपको कौन दोनों में बांटना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर में। कौन पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में। कौन सा रेशियो से बोले हम, सैक्रिफाइसिंग। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हम पहले निकालना आपको सिखा दिए इस वीडियो में, तो उस रेशियो से में आपको बांटना पड़ेगा। समझ में आ गया, जो नया बंदा क्या प्रीमियम पर गुडविल लाएगा। बहुत समय ये होता है कि जो नया बंदा जो प्रीमियम पर गुडविल लाया और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने गए तो देखते हैं कि एक ही बंदा पूरा सैक्रिफाइस किया, आइदर ए छोड़ा, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ए ही सैक्रिफाइस किया, बी को सैक्रिफाइस नहीं किया। अगर बी का सैक्रिफाइस 0 आता है, क्या होता है, 0 होता है, तो बी को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पूरा पैसा किसको मिल जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का ए को मिल जाएगा। जो सी लाएगा वो सी भी को मिलेगा, क्योंकि बी तो कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, तो बी को कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा ही ना फल मिलेगा, जैसा कर्म करेगा वैसे ही ना फल मिलेगा। तो सिर्फ ए को ही मिलेगा, बी को कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है बाबू कि ए जितना सैक्रिफाइस किया ना, वो सिर्फ सी ने ही गेन नहीं किया, बी ने भी कुछ गेन कर सकता है, बी भी कुछ गेन कर सकता है। मेरा बात ध्यान समझिए। आप पहले मान लीजिए एक रोटी था, आप खाते थे,
अगर आपका 2 ठो छोटा भाई हो गया, 2 ठो, तो आप क्या कर रहे हैं, 30% और 30% बोल के 2 ठो छोटा छोटा भाई को दे रहे हैं, अब बाद बाकी 40% खुद खा रहे हैं। तो 2 ठो भाई यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, सॉरी गेन किया, और आप क्या किए, सेक्रीफाइस किए। तो 2 ठो भाई ना आपको अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा देगा। तो ऐसा भी हो सकता है बहुत समय कि नया जो पार्टनर वो तो गेन कर रहा है, इसीलिए वो जो पैसा देगा तो वो तो ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर में भी एक पार्टनर गेन कर रहा है, समझ में आ गया। वो बंदा जो गेन करेगा वो भी पैसा अलग से देगा। कौन को, कौन बंदे को, जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट। और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि जो नया बंदा आया वो पैसा नहीं दे पाया, वो पैसा नहीं दे पाया। तो पैसा नहीं दे पाया तो हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं, हम बोलेंगे कि बाबू तुम पैसा नहीं दे पाए तो क्या हुआ, तुम्हारा जो कैपिटल है, मान लो सी बंदा है, सी 1 लाख रुपए दिया एज ए कैपिटल, क्या दिया, एज ए कैपिटल, पर प्रीमियम फॉर गुडविल उसका जो 20,000 हो रहा था वो नहीं दे पाया। उस समय हम क्या करेंगे, वो 20,000 भी हम एडजस्ट करेंगे किसके हिसाब से, सी का कैपिटल से। यानी सी का कैपिटल अब 80,000 नहीं रहेगा, कितना रहेगा, 1 लाख नहीं रहेगा, कितना रहेगा, 80,000, कितना रहेगा, क्या कि वो तो अपना प्रीमियम पर गुडविल नहीं दे पाया। तो वो जो नहीं दे पाया, इफ द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, क्या बोले, इफ द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, देन दैट अमाउंट of premium for goodwill is adjusted against his capital। अगर नया कोई बंदा अपना शेयर ऑफ गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है, अगर मान लीजिए सी अपना शेयर ऑफ गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है, तो वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा उसका कैपिटल से। किससे, कैपिटल से, किससे एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल से। यानी उसका जो शेयर ऑफ कैपिटल उसको लाना चाहिए था, वो अमाउंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा तब बाय, क्या बोल के लिखेंगे, बाय सी बोल के। यहाँ पे तो बाय कैश बोल के 1 लाख उसको दे देंगे, पहले बाय कैश बोल के कितना दे देंगे, यहाँ पे उसको 1 लाख दे देंगे। और नीचे हम लिखेंगे बाय सी, क्या बोल लिखेंगे, बाय सी बोल के। वो जो 20,000 लाया था ना, मान लीजिए उसको 10-10 करके मिलेगा 2 पार्टनर को, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 ए के घर में, और बी के घर में कितना लिखेंगे, सी बी के घर में कितना लिखेंगे, 10,000। बाय, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बाय सी बोल के, क्या बोल के लिखेंगे, बाय सी बोल के। ए को मिलेगा 10,000 और बी को मिलेगा कितना, 10,000। यानी ए और बी का कैपिटल बढ़ गया। और उल्टा दिख में 2 ध्यान से समझिए, 2 ए बोल के सी का कैपिटल, सी का घर में लिखेंगे 10,000, और 2 बी बोल के सी का घर से लिखेंगे कितना, 10,000। तो देखिए यहाँ पे 1 लाख लिखे थे सी का घर में, यहाँ पे 1 लाख से 10,000 निकालेंगे तो कितना रहेगा, 80,000। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 80,000। तो यानी वो हालांकि 1 लाख दिया था, पर हम उसको कितना दिखाएंगे, 80,000 दिखाएंगे। और ए और बी का कैपिटल में 10-10 उन लोगों को तो मिल गया। यहाँ पे कैश नहीं आया तो क्या हुआ, सी का पैसा तो आ गया। समझ में आ गया, इतना दूर तक तो सबको समझ में आ गया। आप क्या करना पड़ेगा, आपको ये सब अमाउंट जोड़ना पड़ेगा। ध्यान सुनिए, ये अमाउंट को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ओके, जो आएगा बैलफिक करके वो आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए यहाँ पे हम लोग उतना वीडियो में उतना टाइम तो नहीं है कि पूरा एकदम जितना भी क्वेश्चन का टॉपिक है हर एक चीज को हम उसको एनालिसिस कर पाए, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो हम एनालिसिस कर दिए। तो जब जैसे जैसे मैथ होता जाएगा, जैसे जैसे मैथ कराएंगे तो आपको और भी ज्यादा नॉलेज आपका इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया, इतना दूर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पोर्शन है बैलेंस शीट, ये आपको सबसे आखिर में करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग बोल रहे थे ना, आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट मान लीजिए स्टेप 1 हुआ, पार्टनर्स कैपिटल स्टेप 2 हुआ, तो आप इसको बैलेंस शीट को स्टेप 3 भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आप बैलेंस शीट बनाइए आफ्टर एडमिशन, तो ही आपको ये बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि सिर्फ बोला गया कि आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, तो आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। अगर बैलेंस शीट मांगेगा आपको क्वेश्चन,
तो ही आपको बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। समझ में आ गया? तो बैलेंस शीट क्या होता है, देखिए बैलेंस शीट एज ऑन, ये आप लिख दिए। अब उसमें आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। पहले क्या आएगा क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट। बढ़िया से समझिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट में आप जो पार्टनर्स कैपिटल बनाए थे और उसके सबसे आखिर में जो लिखे थे ना टू बैलेंस सीडी बोल के, क्या लिखे थे, टू बैलेंस सीडी, माने आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो पार्टनर्स लोगों का जो कैपिटल था वो जो आप लिखे थे टू बैलेंस सीडी बोल के, बैल्फिक बोल के लिखे थे, वो अमाउंट को आपको लिखना पड़ेगा। ए के घर में यहाँ पे ए लिख के उसका कैपिटल, यहाँ पे बी बोल के उसका कैपिटल यहाँ पे, और सी बोल के उसका कैपिटल यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनर कॉलम में, और तीनों को जोड़ के आपको अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए हम लिख दिए कि एज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो पहले ही आपने स्टेप 2 में पार्टनर्स कैपिटल बनाए थे उस कैपिटल का जो बैलेंस था वही आपको लिखना पड़ेगा। बच्चा लोग यही गलती कर देता है कि बहुत समय वो लोग क्वेश्चन पेपर में जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उसका कैपिटल को देख के लिख देता है, तो वैसा नहीं आपको करना पड़ेगा। आप जो आंसर शीट बनाए हैं उसमें जो स्टेप 2 में जो आप पार्टनर्स कैपिटल बनाए हैं उसका जो आखिर में जो टू बैलेंस सीडी बोल कर जो नया बैलेंस निकला उस बैलेंस को एज इट इज आपको देख के यहाँ पे छाप देना पड़ेगा, और तीनों को जोड़ के आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना पड़ेगा आउटर कॉलम में। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद क्रेडिटर्स और बैंक लोन, अगर ये सब क्रेडिटर्स और बैंक लोन वगैरह एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। जो अमाउंट आप लिखेंगे वो रिवैल्यूड अमाउंट होगा, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे आपको अलग पेन से लिखा है REV। हमारे बोर्ड में उतना स्पेस नहीं है कि पूरा हम लिख पाए, इसीलिए आपका सुविधा के लिए हम यहाँ पे REV लिख दिए, जिसका मतलब है एज पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर क्रेडिटर्स के बगल में ये REV लिखने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो दिया गया था, ये जो बैलेंस शीट के बगल में जो आप REV लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें आपका क्रेडिटर्स बोल के लिखा है 5000। कितना लिखा है? मान लीजिए 5000 लिखा हुआ है, और उसके नीचे जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है उस एडजस्टमेंट में आपको बोला गया है कि आपका जो क्रेडिटर्स वो 5000 से बढ़ के हो गया 2000 रुपए, और ज्यादा उसमें ऐड हो गया। क्या हो गया? 2000 ऐड हो गया। तो अब आपका फाइनल क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना हुआ? 7000 रुपए। तो आपको यहाँ पे 7000 रुपए लिखना पड़ेगा जो रिवैल्यूड होकर जो बैलेंस एक्चुअल में आया। मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर में आपका क्रेडिटर्स लिखा था 10,000 और बोला गया कि अब उसका वैल्यू हो गया 9,000, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 9,000 रुपए। माने रिवैल्यू जो अमाउंट आया है वही अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा, वो पुराना वाला अमाउंट आप नहीं लिखेंगे। अगर कोई कारण से उस एसेट से लायबिलिटी का रिवैल्यूड अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होता है तो वो पुराना का अमाउंट ही आपको आएगा, क्योंकि उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। समझ में आ गया आपको हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसे ही आपको बैंक लोन भी लिखना पड़ेगा, वो भी रिवैल्यूड अमाउंट में लिखना पड़ेगा, इसलिए बगल में हम रिवैल्यूड लिख दिए। अब ये तीनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली फर्नीचर, देखिए हम गलती से यहाँ पे 2 बार फर्नीचर लिख दिए, हम इसको ना बिल्डिंग लिख दे रहे हैं पर मशीनरी लिख दे रहे हैं। अगर कोई मशीनरी वगैरह रहेगा तो भी आपको वो रिवैल्यूड अमाउंट में ही लिखना पड़ेगा, और जो स्टॉक वगैरह रहेगा वो भी आपको रिवैल्यूड अमाउंट में ही लिखना पड़ेगा। और ये सब तो कोई दिक्कत वाला नहीं है, क्योंकि जो एसेट्स वगैरह है वो तो आपको रिवैल्यूड अमाउंट में ही लिखना पड़ेगा। कैपिटल जो था वो आपका एज पर पार्टनर्स कैपिटल से लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट का सबसे दिक्कत और एक जगह बताइए, वो होता है कैश। कैश का सर कैसे है वो लिखिए। जो बैलेंस शीट क्वेश्चन पेपर में जो आपको ध्यान से जो क्वेश्चन पेपर था उस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा उसका जो बैलेंस दिया रहेगा कैश और बैंक दोनों का, अगर आप चाहते तो एक साथ भी कर सकते कैश और बैंक, या फिर अलग अलग भी कर सकते। तो हम मान लेते यहाँ पे सिर्फ कैश ही है तो ओपनिंग कैश जो बैलेंस है वो हम अमाउंट लिखें। उसके बाद नया पार्टनर जो बिजनेस में आया है, जो नया बंदा बिजनेस में आया है, मान लीजिए यहाँ पे सी आया है तो सी जो कैपिटल दिया, मान लीजिए वो 1 लाख रुपए का कैपिटल दिया तो 1 लाख जुड़ जाएगा कैश में, क्या कि आप
ध्यान से सोचिए, आप जब पार्टनर्स कैपिटल में लिखे थे, जब सी कैश लाया था, आप क्या लिखे थे? बाय कैश बोल के लिखे थे, बगल में लिखे थे कैपिटल ब्रैकेट से, जैसे आपको आइडेंटिफाई करने में सुविधा हो। तो अब जब कैपिटल है तो कैश लिखे कि नहीं लिखे? तो वो कहां पे जुड़ेगा? कैश में ना आएगा। समझ में आ गया? और एक बात, जो नया बंदा आता है ना, वो भी तो प्रीमियम फॉर भी गुडविल आता है। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल बहुत समय हम देखे कि बहुत जन टीचर लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में लिखा देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, आपको लिखना पड़ेगा बाय कैश। क्या लिखना पड़ेगा? बाय कैश। ब्रैकेट में लिखे ना प्रीमियम फॉर गुडविल, उससे कोई दिक्कत नहीं, कहा कि आपको लिखना पड़ेगा बाय कैश। कहा कि वो टीचर लोग भी यहाँ पे कैश में तो वो अमाउंट ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय कैश, बगल में प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दीजिए, और वही अमाउंट आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के। समझ में आ गया? ये तीनों, ये लगभग तो देखिए पूरा तो चीज हम एक साथ नहीं कर सकते, तो थोड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये हम कर दिए प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के यहाँ पे लिख दिए। अब ये तीनों अमाउंट को हम जुड़े, और जो अमाउंट लेकर के आया वो यहाँ हम आउटर पे बिठा दिए। अब ये अगर हम दोनों को देखेंगे तो दोनों अमाउंट हमारा टैली कर जाएगा। अगर टैली नहीं किया तो आपको फिर से एक बार रीचेक करना पड़ेगा आप कहाँ पे गलती किए हैं। तो इसीलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा धीरे धीरे कीजिए, इतना हड़बड़ाने का भी कोई काम नहीं है, धीरे कीजिए पर पूरा सही इसका आंसर निकालिए, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। अगर बोथ साइड अगर आपका टैली कर गया तो एकदम ये राइट है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये एक रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम बोल रहे थे, आप लोग भी ये पूरा फॉर्मेट अपना कॉपी कर लीजिएगा, अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में अगर दिक्कत आएगा। तो प्लीज ये जो पूरा वीडियो लेक्चर इसको ध्यान से सुनिए, जरूरत पड़ने से पॉज भी करके ये आप सुन सकते हैं, और इसको एक बार आप नोट में कॉपी भी कर लीजिएगा, जिसको आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम इजीली याद आ जाए। ओके, थैंक यू।